हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम साइलेंट नाइट इस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि 2002 में रिलीज हुई थी। तो देखते हैं फिल्म की कहानी क्या है। फिल्म के पहले ही सीन में हम एक औरत और एक बच्चे को देखते हैं जो जंगल के रास्ते कहीं पर जा रहे हैं और रास्ते में उन्हें बहुत ही भयानक नजारा दिखता है, जहां पर वॉर टैंक के पास उन्हें कई सारी लाशें पड़ी हुई दिखाई पड़ती है। दरअसल ये वर्ल्ड वॉर 2 का दौर है और साल है 1944 का, दिसंबर का महीना है, 25 तारीख है, मतलब आज क्रिसमस है। ये दोनों भी माँ बेटे जर्मन हैं। बेटा 12 साल का है और ये दोनों भी इनकी पुरानी जंगल में एक कैबिन है, वहाँ पर आश्रय लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इनके गांव पर बहुत भारी बॉम्बिंग की वजह से इनका पूरा गांव तबाह हो चुका है और कहीं ना कहीं आश्रय लेने के लिए ये लोग मजबूर हो चुके हैं। इस लड़के का नाम फ्रिट्ज है और उसकी मॉम का नाम एलिजाबेथ है। फिर ये दोनों भी कैबिन के अंदर आ जाते हैं और इनके पास जो भी खाने लायक चीजें हैं वो खाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर 3 अमेरिकन आकर इनके घर में घुसते हैं और उनमें से एक बहुत ही ज्यादा घायल था, उसे मदद की सख्त जरूरत थी। अमेरिकन बंदूक की नोक पर इन दोनों के घर में आज की रात रुकना चाहते हैं और अपने साथी को बेड पर लिटाकर उसकी मदद करने की कोशिश करने लगते हैं। अमेरिकन सार्जेंट एलिजाबेथ की मदद नहीं चाहता, लेकिन फिर भी एलिजाबेथ मदद करने के लिए गर्म पानी लेकर आती है। अमेरिकन सार्जेंट को उस लेडी पर यकीन नहीं है, क्योंकि वो भी एक जर्मन है और इनको नुकसान पहुंचा सकती है। अमेरिकन सार्जेंट अपने साथी को, जिसका नाम रसी है, उसे भी एडवाइस देता है कि तुम भी इस लेडी के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये दुश्मनों की तरफ से है और हमें नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद एलिजाबेथ अमेरिकन सार्जेंट को उसके साथी के जख्म क्लीन करने के लिए डिसइंफेक्टेंट दवाई देती है, पर सार्जेंट पहले चेक करता है कि कहीं इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है और फिर कंफर्म करने के बाद उस दवाई को इस्तेमाल करता है। फिर जब सार्जेंट और रसी अपने साथी की मदद कर रहे होते हैं, तब एलिजाबेथ फ्रिट्ज को उनके हथियार छुपाने के लिए कहती है और जब अमेरिकन्स नोटिस करते हैं कि उनके हथियार वहाँ नहीं हैं जहाँ पर उन्होंने रखे थे, तो सार्जेंट बहुत गुस्सा होता है और एलिजाबेथ को हथियारों के बारे में पूछने लगता है। तो एलिजाबेथ कहती है कि मुझे अपने घर में हथियार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए मैंने उन्हें छुपा कर रखा है और आपको आपके हथियार जब आप लोग यहाँ से वापस जाएंगे तब मिल जाएंगे। ये सुनकर सार्जेंट बहुत ही सरप्राइज होता है और उसे काफी गुस्सा भी आता है कि ये लेडी कहीं बेवकूफ तो नहीं है, ये वॉर का माहौल है और इसने हमारे हथियार छुपा दिए हैं। पर कुछ ज्यादा कहे बिना ही रसी को वो ऑर्डर देता है कि बाहर जाओ और उस बच्चे से हथियार वापस ले लो। अगर वो बच्चा हथियार ना दे तो उसकी पिटाई करो और उससे हथियार हासिल कर लो। रसी तुरंत बाहर जाता है और फ्रिट्ज से अपने हथियारों के बारे में पूछने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि 3 जर्मन सिपाही उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। रसी और फ्रिट्ज तुरंत चुप जाते हैं और जब जर्मन घर के पास आते हैं तो रसी पीछे से लकड़ी हाथ में लेकर उन्हें धमकाता है कि अपनी गन्स नीचे रख दो वरना मैं शूट कर दूंगा। रसी 2-3 बार ऐसा कहता है पर जर्मन उसे रिस्पॉन्स नहीं करते, वो सिर्फ एक जगह पर खड़े रहते हैं। अंदर एलिजाबेथ बाहर जाने देने के लिए सार्जेंट को कहती है, पर सार्जेंट उसे बाहर नहीं जाने देता, क्योंकि वो उन जर्मन को बता देगी कि अमेरिकन के पास हथियार नहीं है। पर एलिजाबेथ कहती है कि अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं अब तक चिल्लाकर उन्हें बता चुकी होती, मुझे बाहर जाने दो, वहाँ मेरा बेटा है जिसकी मुझे बहुत फिक्र है। और फिर सार्जेंट एलिजाबेथ को बाहर जाने देता है। बाहर जाकर एलिजाबेथ उन तीनों जर्मन से भी गन्स नीचे रखने के लिए कहती है, पर जर्मन सार्जेंट कहता है कि वो अकेला है और हम 3 लोग हैं। तब अंदर से अमेरिकन सार्जेंट कहता है कि यहाँ और भी है हम अंदर और हम बाहर वाले अमेरिकन को कवर कर रहे हैं। तब जर्मन सार्जेंट को लगता है कि शायद यहाँ पर और भी अमेरिकन हो सकते हैं, पर फिर भी जर्मन गन नीचे नहीं रखते हैं। और तब एलिजाबेथ कहती है कि प्लीज अपनी गन्स नीचे रख दो, वहाँ पर मेरा छोटा सा बेटा भी है। तब रसी कहता है कि हाँ, मेरे पास ये लड़का है जिसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है, पर शायद आप जर्मन्स को इसकी फिक्र हो सकती है। तब एलिजाबेथ गुस्से में चिल्लाकर कहती है कि प्लीज ये हैवानियत, ये पागलपन बंद कर दो और अपनी गन्स नीचे रख दो। और तब सभी जर्मन्स उस बच्चे के खातिर अपनी गन्स नीचे रखते हैं और रसी उन तीनों की भी गन्स उठा लेता है। अमेरिकन सार्जेंट भी बाहर आता है और गन को हाथ में लेकर तीनों जर्मन को घर के अंदर चलने के लिए कहता है और तीनों जर्मन्स अंदर आते हैं और उनके पीछे अमेरिकन सार्जेंट भी अंदर आने लगता है। पर एलिजाबेथ उसे रोक कर कहती है कि मेरे घर के अंदर गन्स नहीं चलेगी, आपको गन्स बाहर ही रखनी पड़ेगी। तब अमेरिकन सार्जेंट गुस्सा करता है और एलिजाबेथ पर गन शूट करने के लिए तान देता है। तब उसे लगता है कि एलिजाबेथ इससे डर जाएगी, पर एलिजाबेथ कहती है कि मैं अंदर जा रही हूँ और अगर आपको यहाँ पर आज की रात रुकना है तो आपको
बिना हथियार के ही अंदर आना होगा, वरना आपकी मर्जी। अमेरिकन सार्जेंट कुछ पल के लिए फ्रीज हो जाता है और जर्मन सार्जेंट को भी बहुत ही सरप्राइजिंग लगता है ये सब। पर फिर भी अमेरिकन सार्जेंट जर्मन को कहता है कि हम एक डील करते हैं, आज की रात इस लेडी के घर में बिताने के लिए हम में से कोई भी किसी पे भी ना तो हमला करेगा और ना ही अपने साथ हथियार रखेगा। और इस बात के लिए सभी लोग मान भी जाते हैं। और फिर एलिजाबेथ अपने बेटे को सारी गन्स बाकी गन्स के साथ रखने के लिए कहती है और सभी लोग घर के अंदर चले आते हैं। अंदर जाने के बाद एलिजाबेथ सबको अपना नाम बताती है और अपने बेटे का नाम भी बताती है और बाकी सबसे भी उनका नाम पूछती है और उसके बाद सभी को सिर्फ इंग्लिश में ही बात करने की हिदायत भी देती है, क्योंकि जर्मन लोग जर्मन भाषा में बात कर रहे थे और इस वजह से अमेरिकन को उनके ऊपर शक हो रहा था कि ये लोग हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। उसके बाद एलिजाबेथ जर्मन को घायल अमेरिकन की मदद करने के लिए कहती है और उनमें से एक जर्मन डॉक्टर का असिस्टेंट रह चुका है तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर जर्मन सार्जेंट को एलिजाबेथ पर शक होता है कि वो दुश्मन की मदद आखिर क्यों कर रही है। वो उससे पूछता भी है। तब एलिजाबेथ बताती है कि वो मेरे घर में गन के दम पर घुस आए थे, मैंने उन्हें यहाँ रहने की परमिशन दी है सिर्फ एक शर्त पे कि वो लोग हथियार बाहर रखेंगे, बस इसके अलावा कुछ और नहीं है। उसके बाद वो जो घायल अमेरिकन था उसका जख्म चाकू गरम करके उससे जलाते हैं ताकि उसके अंदर इन्फेक्शन ना फैले। जब एलिजाबेथ अमेरिकन सार्जेंट की मदद कर रही होती है तो सार्जेंट उससे पूछता है कि तुम फ्रंट लाइन के इतने नजदीक क्या करने आई हो। तब एलिजाबेथ बताती है कि हमारा पूरा गांव बॉम्बिंग की वजह से नष्ट हो चुका है, गांव से ज्यादा हम यहाँ पर सेफ है और वैसे भी बहुत ही जल्दी ये वॉर खत्म हो जाएगा। फिर एलिजाबेथ सबके लिए डिनर बनाने के लिए जाने लगती है, पर एलिजाबेथ के पास कुछ उबले हुए आलू के अलावा कुछ भी नहीं है। तब रसी सभी को अपने अपने पास का खाना टेबल पर निकाल के रखने के लिए सजेशन देता है, क्योंकि ये एक क्रिसमस नाइट है और किसी को भी भूखा नहीं सोना चाहिए। सभी लोग अपना अपना खाना निकालते हैं और बहुत सारा खाना इकट्ठा हो जाता है। जर्मन्स के पास ब्रेड्स या फिर कुछ घर के खाने के अलावा कुछ खास नहीं है, पर अमेरिकन्स के पास काफी अच्छा खासा डिब्बा बंद खाना है जिसमें स्वीट के साथ साथ नॉनवेज भी होता है जो सबको बहुत ही पसंद आता है। यहाँ पर खाने की बातें करते करते और सबको अपना खाना दिखाते दिखाते इन सब के बीच में बहुत ही फ्रेंडली माहौल हो जाता है और अब किसी को भी किसी पे भी शक नहीं हो रहा है, किसी से किसी को डर भी नहीं लग रहा है। सब ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे ये सब लोग आपस में दोस्त है। उसके बाद फ्रिट्ज खाने का टेबल पे प्लेट सेट करने लगता है और बाकी सब किचन में एलिजाबेथ को मदद करने के लिए जाते हैं। तब जर्मन सार्जेंट फ्रिट्ज को उसकी एज के बारे में और उसके भाई और पिता के बारे में पूछता है। तब फ्रिट्ज बताता है कि उसका भाई स्टालिनग्राड में मारा गया है और उसके पिता भी वॉर में शामिल है, शायद वो भी मर चुके हैं क्योंकि बहुत दिनों से उनकी कोई चिट्ठी नहीं आई है। तब जर्मन सार्जेंट पूछता है कि तुम्हें हिटलर युद्ध ज्वाइन नहीं करना है क्या, तुम्हें बुलावा नहीं आया है अब तक, क्योंकि तुमसे छोटी उम्र के बच्चे हिटलर युद्ध में शामिल हो चुके हैं और अपने देश की सेवा कर रहे हैं। तब फ्रिट्ज कहता है कि हाँ, मुझे हिटलर युद्ध ज्वाइन करना है और जैसे ही मुझे बुलावा आता है मैं ज्वाइन कर लूंगा। फ्रिट्ज 12 साल का है और उस दौर में जर्मनी में सिर्फ 10 साल के बच्चे हिटलर युद्ध को ज्वाइन करके मिलिट्री ज्वाइन करते थे और वॉर में शामिल होते थे। तो अब तक फ्रिट्ज हिटलर युद्ध में ज्वाइन क्यों नहीं हुआ है, ये बात जर्मन सार्जेंट को काफी खटकती है, लेकिन वो फिलहाल चुप रहता है। दरअसल एलिजाबेथ अपने बड़े बेटे की मौत से काफी डरी हुई थी और उसे डर था कि कहीं उसकी पति के भी इस वॉर में मृत्यु ना हुई हो, इसीलिए उसके पास जो उसका इकलौता बेटा बचा था उसे वो इस वॉर में शामिल नहीं होने देना चाहती थी। वो वॉर से सख्त नफरत करने लगी थी। इस वॉर में सिर्फ बेगुनाह परिवारों के अपने बिछड़ते हैं और बेकसूर लोग मारे जाते हैं। एलिजाबेथ की नजर में ये वॉर सिर्फ एक पागलपन है। उसके बाद टेबल सेट किया जाता है और सभी लोग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और तभी रसी अपने बैग से ड्रिंक्स की 2 बॉटल्स निकालता है और जैसे ही सब लोग बॉटल्स देखते हैं उनके चेहरे पर रौनक आ जाती है और फिर सभी लोग अच्छे से अपना क्रिसमस डिनर एंजॉय करने लगते हैं। फिर बातों ही बातों में जर्मन सार्जेंट अपनी फैमिली को मिस करने लगता है। तब वो बताता है कि उसका भाई 2 साल पहले वॉर में मारा गया और तब एलिजाबेथ भी बताने लगती है कि किस बर्बरता से उसके पिता की मृत्यु हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, उन्होंने क्या क्या सहा, इसीलिए वो वॉर से सख्त नफरत करती है और वो चाहती है कि ये वॉर जल्द से जल्द खत्म हो जाए। खाने के बाद सभी लोग एलिजाबेथ को साफ सफाई करने के लिए भी मदद करते हैं। फिर बातों ही बातों में अमेरिकन सार्जेंट एक जर्मन से पूछता है कि आपके साथ जो तीसरा सोल्जर है, जो छोटा बच्चा दिखता है, वो कितने साल का है। तो वो जर्मन बताता है कि वो 15 साल का होने वाला है, अगर वो जिंदा रहा तो कुछ हफ्तों बाद उसका जन्मदिन है।
और फिर इसी तरीके से सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करने लगते हैं। और फिर अभी तक सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत फ्रेंडली और केयरिंग बनते जा रहे हैं। सभी को एक दूसरे के लिए बहुत ही सहानुभूति और लगाव होने लगा था। पर्सनली वो एक दूसरे के साथ दुश्मन नहीं बनना चाहते थे, बल्कि अब से वो लोग एक दूसरे के दोस्त बनना चाहते थे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता था कि किसी दुश्मन से दोस्ती कर ले? उसके बाद सभी लोग मिलकर क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने लगते हैं और इस चीज को बहुत एंजॉय भी करते हैं। एंड फाइनली रसी फ्रिट्ज को उस 15 साल के जर्मन सोल्जर को और एलिजाबेथ को चॉकलेट गिफ्ट में दे देता है, जिससे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और एलिजाबेथ काफी इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी जर्मन सार्जेंट को रसी के बैग में जर्मन मेडल दिखाई पड़ता है। जर्मन सार्जेंट काफी बौखला जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और बहुत ही इमोशनल भी हो जाता है वो कि हमारे लिए ये सम्मान है और तुमने किसी जर्मन के डेड बॉडी से इसे जानवरों की तरह नोच कर निकाल लिया होगा। पर रसी बताता है कि नहीं, मैंने इस मेडल को खरीदा है किसी से। पर जर्मन काफी बौखला जाता है और रसी से हाथापाई करने लगता है। पर तभी अचानक से जो अंदर घायल अमेरिकन था वो गन लेकर बाहर आ जाता है और रसी और सार्जेंट उसे शांत करने में लग जाते हैं। पर किसी तरीके से गोली चल ही जाती है और गन को नीचे जमीन पे ही गिरा देते हैं और वो गन जर्मन सार्जेंट उठा लेता है और रसी की तरफ तान देता है। पर तभी एलिजाबेथ बीच में आकर कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम हथियार का इस्तेमाल आज की रात नहीं करोगे। मेरे घर के अंदर हथियार नहीं चलेगा, तो उसे मेरे हवाले कर दो। और जर्मन सार्जेंट उस गन को एलिजाबेथ को दे देता है। पर जर्मन सार्जेंट अंदर से बहुत दुखी महसूस कर रहा है। उसे जर्मन मेडल की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई थी और वो बताने लगता है कि जब मेरे भाई की डेड बॉडी मिली थी तब वो बिल्कुल नंगा था। उसकी हर एक चीज को अमेरिकन्स ने ले लिया था, बिल्कुल किसी जानवर की तरह उसे जमीन पर फेंक दिया था। जो गोली यहाँ पर चली थी वो पीटर यानी उस 15 साल के जर्मन सैनिक को लग गई थी। गोली उसके सिर्फ हाथ को छूकर निकल गई थी, इसीलिए उसका कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। एलिजाबेथ उसका ट्रीटमेंट करती है। उसके बाद रसी जर्मन सार्जेंट को वो मेडल लौटा देता है और कहता है कि सच में मैंने ये मेडल किसी से खरीदा था, लेकिन मुझे फिर भी माफ कर दो। और बड़े ही भारी मन से जर्मन सार्जेंट वो मेडल ले लेता है। उसके बाद रात यूं ही बीत जाती है, किसी की आंख लग जाती है तो किसी की नहीं लगती और फिर सवेरा हो जाता है। और फिर कोई चुपके से इनके घर के अंदर चला आ रहा था। वो शायद कोई अमेरिकन है। वो अमेरिकन को उठाते हैं और तभी वो 3 जर्मन्स को भी वहाँ पर देखता है और उन पर गन तान देता है और अमेरिकन सार्जेंट से पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तब अमेरिकन बताता है कि हम यहाँ पर सिर्फ रात भर के लिए शेल्टर लेने आए थे, हमारा एक साथी बहुत घायल है, उसे मदद की सख्त जरूरत थी और इस लेडी ने हमें यहाँ पर रहने के लिए इजाजत दी। और फिर वो उनके हथियारों के बारे में पूछने लगता है और अमेरिकन सार्जेंट उसे बताता है कि हमारे हथियार बाहर हैं, क्योंकि इसी शर्त पर इस लेडी ने हमें यहाँ रहने की इजाजत दी थी। और तब वो नया सैनिक गन जर्मन्स के बजाय अमेरिकन पे तानता है और जर्मन से जर्मन भाषा में पूछताछ करने लगता है। वो भी जो हुआ वो सब बताते हैं और जब हथियारों के बारे में वो पूछता है तो वो बताते हैं कि हमें अमेरिकियों ने यकीन दिलाया था कि उनके पास हथियार है और उन्होंने हमें घेर लिया है, इसीलिए मजबूरन हमें अपने हथियार उन्हें देने पड़े। उसके बाद वो नया सैनिक जर्मन को उनके हथियार लाने के लिए कहता है और जर्मन अपने अपने हथियार लेकर अंदर आ जाते हैं और फिर वो उन्हें अमेरिकन को शूट करने के लिए कहता है। तब एलिजाबेथ उन्हें रोकने लग जाती है और वो नया सैनिक एलिजाबेथ के सर पे गन से मारकर उसे गिरा देता है और उसे शूट करने ही वाला था कि पीछे से जर्मन सार्जेंट उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और एलिजाबेथ को उठाता है। उसके बाद घायल अमेरिकन को एलिजाबेथ के ही घर पर छोड़कर सभी अपने अपने काम पर निकलने लगते हैं। लेकिन निकलते समय अमेरिकन सभी जर्मन्स को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और वादा भी करते हैं कि ये वॉर खत्म होने तक आपको हम जिंदा रखेंगे और जैसे ही वॉर खत्म हो जाएगा आपको आपके घर पहुंचाएंगे। पर जर्मन सार्जेंट उनके साथ जाने के लिए मना करता है, लेकिन अपने साथ जो 15 साल का जर्मन लड़का है उसे उनके साथ भेज देता है और उसे सेफ रखने का वादा भी मांगता है, क्योंकि वो जानता है कि वो बच्चा इस वॉर में मरने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और फिर जर्मन सार्जेंट अमेरिकन सार्जेंट को एक कंपास भी देता है ताकि वो इस जंगल में भटक न जाए। एंड फाइनली दोनों जर्मन अलविदा लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और फिर अमेरिकन भी एलिजाबेथ को अलविदा कहकर उस नए जर्मन को प्रिजनर बनाकर और उस 15 साल के पीटर को दोस्त बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। और इस घटना के बाद बहुत जल्दी वॉर भी खत्म हो जाता है। लड़ना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन लड़ने के लिए हर किसी को कोई ना कोई चीज मजबूर करती है, पर शांति से रहना भी तो एक ऑप्शन हो सकता है।
तो ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।